हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी जो है 8 फरवरी दिन रविवार को प्रस्तावित है। आज इस क्लास में हम आपको जो है केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो आपकी जो है 2011 में हुई थी। आपको पता है जो सीटेट का जो पेपर हुआ था पहली बार, वो 2011 में हुआ था। उसके जो है आज इस क्लास में हम आपको बाल विकास एवं शिक्षण के 15 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। तो यदि आप भी जो है सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दीजिए प्रश्न पे, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता को। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को। तीसरा ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को। और चौथा ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता को। आप लोग बताइएगा, अगर आप प्राथमिक स्तर के एक शिक्षक हैं तो आपके अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? अगर आप एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके अंदर धैर्यता होनी चाहिए, मतलब धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और आपके अंदर दृढ़ता भी होनी चाहिए, मतलब डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए आपके अंदर। तभी बच्चों को आप बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये तो होना ही चाहिए, जरूरी है भाई। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, कोई जरूरी नहीं है कि अति मानक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ाए आप बच्चों को। और पढ़ाने की उत्सुकता क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आपके अंदर डिटर्मिनेशन, मतलब होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए टेस्ट कर ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 2000 जो है आपका 11 सीडीपी का ये दूसरा प्रश्न है। चलिए प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए हमारे साथ और आंसर बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, जब भी इस क्लास को आप मेरे भाई देख रहे हैं तो आप एक रफ पेन लेकर के जरूर बैठे। ठीक है, आप ऊपर बना लीजिए सीडीपी और 5-6 पेज 10 पेज का पोर्शन बना लीजिए। जब भी कोई नया पॉइंट आपको मिले, नया कीवर्ड मिले, आप उसको नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो आपको अभ्यास बहुत जरूरी है करना। ठीक है, अभ्यास आप करेंगे, अगर आप एक हफ्ते तक देखिए ना सीटेट के पेपर को लेकर के सॉल्व करिए, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वैसे पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक बार पेपर उठा करके उनको सॉल्व करिए और देखिए, अपना असेसमेंट करिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, एक प्रश्न मैंने आपको करा दिया, दूसरा प्रश्न है। हमारे साथ प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर बताने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने में निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? देखिए, प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न को आपको समझना है। ठीक है, मैं आपको यही बताऊंगा कि जिस दिन आप प्रश्न को समझना सीख गए, इसकी लैंग्वेज को समझ गए कि प्रश्न क्या कर रहा है, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें रट्टा नहीं चलता है, कोई भी रोटेट लर्निंग नहीं चलती। आप कितना भी रट लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसकी शिक्षण विधियों को समझना होगा आपको, और शिक्षण विधि अगर आप समझ गए, उसी दिन आप अपना सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। नहीं तो कितना भी आप तैयारी कर लीजिए, आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न ये कह रहा था कि एक शिक्षक है जो लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। बालकों को पढ़ा रहा है, बच्चों से कह रहा है आप कहीं भी बैठ सकते हैं क्लास में। ठीक है, तो जो बैठने के लिए कहता है, तो उसमें से जो कुछ बालक होते हैं एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं। कुछ बालक 5-10 बालक एक जगह बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं। सामूहिक पठन भी करते हैं, कुछ बालक एक जगह बैठ करके सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठ कर करके अपने आप पढ़ते हैं, कुछ उसमें से बच्चे। लेकिन उसी में से जो है यह जो क्रियाकलाप
शिक्षक ने किया है, यह गार्जियन को पसंद नहीं आया है, एक अभिभावक को। तो इससे निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। क्या जो पेरेंट्स हैं उनको प्रिंसिपल से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चों का जो अनुभाग है वो बदल दे। दूसरा ऑप्शन है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रश्न कितना भी बड़ा हो, जब भी आप सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हो तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है? पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा आपको एक सकारात्मक स्टेटमेंट सोचना है, सकारात्मक वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। इसमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, आप लोग सोच लिए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखिए, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनको जो टीचर्स पे क्या करना चाहिए? बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, तभी इस चीज का सोल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए निगेटिव ऑप्शन इसमें से कौन कौन से? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिकायत करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, ये भी नेगेटिव ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए बच्चे का अनुभाग बदल दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई भी समस्या है उस बैठ करके शिक्षक अभिभावक को चर्चा करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा आपको एक सकारात्मक आंसर सोचना है, निगेटिव ऑप्शन नहीं सोचना है, एक पॉजिटिव आंसर ही सेलेक्ट करना होगा आपको, तभी आप सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये रहा दूसरा प्रश्न और चलते हैं यहाँ पे, देखिए तीसरे प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। देखिए, जब भी मेरे इस क्लास को आप देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स, कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको प्रश्न को हल करने में, सेटेट के प्रश्नों को हल करने में आसानी मिलेगी। मैं आपको बता दूं, आप एक सप्ताह तक क्लास में जो PYQ मैं करा रहा हूं, इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। यदि आप नहीं देख रहे हैं तो आप कोई बुक ले लीजिए मेरे भाई, उससे भी आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा और प्रश्न आप धीरे धीरे सही करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूपीटीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यानी वह कौन सी स्टेज है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से जो है वस्तुओं के बारे में, घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। आपको पता है जीन पियाजे महोदय ने जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, उनमें से ये इसमें ऑप्शन में दिया होगा कौन सी अवस्था है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था। आप लोग बताइएगा कौन सी अवस्था होगी। सही आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा आपका तार्किक रूप से जो है वस्तुओं के बारे में, घटनाओं के बारे में, विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक आपकी अवस्था। चलिए, ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। प्रश्न को पढ़िए और आंसर बताने का प्रयास करिए। मन का मानचित्रण संबंधित है, 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है कि साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशील पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। बताइएगा आप लोग, मन का मानचित्रण क्या है, किससे संबंधित है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अब आप कहेंगे सर मन का मानचित्रण क्या होता है? तो मन का मानचित्रण का मतलब होता है जब बालक किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी परिस्थिति को अपनी आंखों से देखता है, ठीक है, उस परिस्थिति को देखता है और अपने माइंड में
अपने मन में एक चित्र बना लेता है, उसी को कहा जाता है मन का मानचित्रण। जब वस्तुओं, घटनाओं, परिस्थितियों को बालक देखता है और अपने मन में जो इमेज बनाता है, उसी को कहा जाता है मन का मानचित्रण। और यह मन की क्रियाशीलता से जो है कि अनुसंधान से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। कह रहे हैं कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे अगर आप प्राथमिक स्तर पर बालकों को, विद्यार्थियों को जो है सीखने संबंधी समस्याओं को जो संबोधित करना है आपको, ठीक है, तो आप सबसे बेहतर तरीका इसमें से कौन होगा। तो हमेशा देखिएगा आपको एक लॉजिकल आंसर सेलेक्ट करना है, एक पॉजिटिव आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का अनुप्रयोग करना। देखिए कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको एक वर्ड मिलेगा चर्चा, ठीक है, डिस्कशन, ये मिल रहा है तो किसी ऑप्शन में ज्यादातर पॉसिबिलिटी है आपका ऑप्शन सही होगा। अगर किसी ऑप्शन में मिल रहा है प्रयोग करना, अनुप्रयोग करना, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन भी आपके सही होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। कौन सा ऐसा इसमें से है जो शिक्षार्थियों में, बालकों में सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन मेरे भाई है, हाँ, चौथे ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का, नीचे ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे तो नीचे मेरे भाई ऑप्शन कट गया है। ठीक है, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका मेरे भाई, क्या प्रश्न पूछा है, कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। ठीक है, सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अब जो है अपनी टैग वर्ड वाली कॉपी पे आप ये वाला शब्द लिख लीजिएगा, अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, जो आप बनाए हैं टैग वर्ड, मैंने कहा ना सीडीपी के लिए 8-10 पेज का आप बना लीजिए। जब कोई वर्ड मिले तो उसको आप लिख लिया करिए, बहुत ही हेल्प मिलेगी मेरे भाई आंसर को सर्च करने में। तो यदि किसी ऑप्शन में अवसर उपलब्ध करना है या कराना है, ये ज्यादातर पॉसिबिलिटी होगी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलिए बताइए आंसर इसका। प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पे कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। कह रहे हैं जीन पियाजे महोदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 साल से 11 वर्ष के बीच में। इसमें जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, ये अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है आरंभ कर देता है। अब आप कहेंगे सर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है। बच्चा जैसे किसी चीज को या किसी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को देख करके उस पे क्या करता है, सोचता है।
ऐसा नहीं है, जैसे जो वस्तु उसके सामने होती है उसके बारे में थिंकिंग करता है वो, तो उसी को आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यह वास्तविक अवस्था होती है वो, ठीक है। और ये काल्पनिक नहीं होती है। लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, जिसमें बच्चा के सामने कोई वस्तु नहीं रहती है लेकिन उसके बारे में वो कल्पना करता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब बच्चे के सामने, आंखों के सामने वो वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगली प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि सीखना समृद्ध हो सकता है। पहला ऑप्शन है क्लास में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे और परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। इसके बाद है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को क्लास में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया का सुगम बनाए, ठीक है। इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे हो गया? ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न को पढ़ते हैं सही से। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि बच्चों को सीखना समृद्ध मतलब बढ़िया क्लासरूम, बच्चों को अच्छा सिखाना है, कोई भी चीज आसानी से सीख जाए इजी वे में, तो उसके लिए बच्चों को वास्तविक दुनिया से जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल्स है, क्लास में लाया जाए, बच्चों को बताया जाए। शिक्षक का एक कार्य बनता है जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करके, कोऑपरेट करके जो है शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। यानी अगर आप बच्चों को जल्दी सिखाना चाहते हैं कोई चीज आसानी तरीके से, ये होता है कि बच्चों को अगर जो एग्जाम्पल्स है, जो उदाहरण है, वो जो है दुनिया के विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाए क्लास में, और बच्चे इससे क्या होगा, एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, अंतः क्रिया कर पाएंगे। और शिक्षक का एक कार्य ही होता है, कोई भी टॉपिक अगर शिक्षक बालक को पढ़ा रहा है तो कितनी इजी वे से बच्चों को समझा पाता है, वही बेहतरीन शिक्षक कहलाता है, ठीक है। और बालक, देखिए मैं आपको बता दूं, शिक्षक का एक कार्य होता है, शिक्षक के पास कितना ज्ञान है ये नहीं मायने रखता है, अगर उस ज्ञान का प्रयोग करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वो सिखा पाता है तो वो बेहतर शिक्षक होता है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को क्लास में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करके शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पे टैग वर्ड लिख लीजिएगा आप लोग, अंतः क्रिया। अगर किसी ऑप्शन में अंतः क्रिया शब्द का जिक्र है, और इससे पहले हमने आपको क्या बताया, अवसर शब्द का, इससे पहले एक शब्द और हमने बताया चर्चा शब्द, तो ये सब सीटेड के पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अगर ये मिल रहे हैं मेरे भाई तो आपको आंसर सर्च करने में, ऑप्शन सर्च करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आप आसानी से आंसर सर्च कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सीटेड एग्जाम में ज्यादातर गलतियां होती हैं, नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। करें कि कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। जब यहाँ पे प्रश्न नकारात्मक है तो ऑप्शन भी आपको नकारात्मक सर्च करना है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, पॉजिटिव आंसर हो सकता है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, और शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यहाँ पे कहा गया है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं होनी चाहिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र। अगर आपके ऑप्शन में कहीं पे ही हो गया, एकमात्र हो गया, जल्दी नोट करिए, आप अपनी कॉपी में नोट करिए। यहाँ पे लिखिएगा निगेटिव टैग वर्ड्स, निगेटिव टैग वर्ड्स नोट कर लीजिए मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जो है इससे बहुत ज्यादा जो है कि आप सभी प्रश्नों को सही कर लेंगे, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगा मेरे भाई, इतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी ना, कई प्रश्न आप ऐसे ही 10-20 प्रश्नों को आप ऐसे ही सही कर लेंगे, बस टैग वर्ड्स का ध्यान रखेंगे तब भी। यहाँ पे देखिए, अगर आपका किसी ऑप्शन में ही आ रहा है, एकमात्र आ रहा है, तो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव प्रश्न पूछा है तो निगेटिव ऑप्शन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर बताने का प्रयास करिए। कह रहे हैं कि 5वीं क्लास में दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की गई है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी मतलब ऐसे बालक जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनकी बात इसमें की गई है। पहला ऑप्शन है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उन्हें उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता की जानी चाहिए।
दूसरा ऑप्शन है कि साथ क्लास में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ क्लास में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए और को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। सही आंसर आपको बताना है, हमेशा एक लॉजिकल आंसर सर्च करना है, हम आपको बता दें। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, के साथ क्लास में जैसे अन्य बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, वैसे ही जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके साथ भी व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। ठीक है, हर बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उनके लिए आप कुछ स्पेशल कर सकते हैं। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। श्रव्य सीडी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? श्रव्य मतलब होता है सुनना। जैसे जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उन बच्चों को जो है श्रव्य सीडी के माध्यम से, यानी कि उनको जो है कोई चीज सुनने के लिए, जैसे कोई कहानी हो गई, कोई भाषा हो गई, कोई संगीत हो गया, या कुछ चीजें उनको क्या किया जाए, सुनाया जाए, ताकि वो सुन करके चीजों को क्या करें, सीखें। तो ये होता है, उसमें सर्व सीडी का प्रयोग किया जाता है। सर्व सीडी में बच्चों को कोई भाषा, कोई वर्ड, कोई शब्द, कोई संगीत या किसी न किसी माध्यम से सुन करके जब कोई चीज सीखते हैं तो उसमें सर्व सीडी का बड़ा अहम रोल होता है। तो सर्व सीडी के माध्यम से जो है 5वीं क्लास के दृष्टिबाधित बच्चों को जो है, जो देख नहीं सकते हैं, उनको जो है इनका प्रयोग करके जो है सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है, प्रश्न को पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? फिर से मैंने कहा नई वाले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है कि कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। पहला है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और सानिध्य संगीत की आवश्यकता, और सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। राइट आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यही बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने ये प्रश्न है, आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यानी वह कौन सा प्लेस है, कौन सा स्थान है जहां पे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, सभागार में, घर में, या खेल के मैदान में? आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा, क्लास इन्वायरमेंट में बच्चे के अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से जो है परिभाषित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न बहुत ही शानदार है। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? किसको जो है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, क्लास में एकदम खामोशी, क्लास में अधिकतम उपस्थिति। यानी यहाँ पे क्या है कि को एक अभिप्रेरित शिक्षण मतलब एक मोटिवेटेड लर्निंग की बात की गई है, यहाँ पे संकेतक माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मीन्स विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यही एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऐसा क्यों? जैसे जब बालक शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो उनके अंदर एक इंटरनली मोटिवेट होते हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक है, तब जाकर के शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। अगर बच्चे डरेंगे शिक्षक से तो प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसीलिए जब शिक्षक बालकों को पढ़ाते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी बालक उनसे कोऑपरेट करें, सहयोगी बने। ठीक है, अगर उनको कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछें। जब बच्चे पूछते हैं, बालक से प्रश्न पूछते हैं, यही एक मोटिवेटेड लर्निंग होती है और यही एक अच्छा संकेतक माना जाता है, और एक अच्छा ही एक शिक्षक और एक बालक के अंदर ज्ञान अर्जित करने के लिए बालकों में जो है ये एक अच्छा माध्यम माना जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे।
प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न हमारा नेगेटिव पूछा है। प्रश्न क्या है? नकारात्मक। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्ष्य नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बुद्धिमान बच्चे का लक्ष्य नहीं है? पहला ऑप्शन है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। दूसरा ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। तीसरा ऑप्शन है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। आप लोग बताइएगा। कॉमन सेंस का प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे का लक्ष्य नहीं है। आप लोग सही आंसर इसका सर्च कर लिए होंगे। हमेशा हमने आपको कहा ना, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? नकारात्मक, तो ऑप्शन बी आपका नकारात्मक होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए दिया है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए रटना अच्छी बात नहीं होती है। बच्चों को जो है हमेशा कोई चीज पढ़ानी चाहिए, सिखानी चाहिए, ताकि उनके अंदर समझ विकसित हो, उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी अवधारणाओं को बताना चाहिए। ये रोटेट लर्निंग उनके अंदर नहीं डेवलप करनी चाहिए। ठीक है। और आजकल यही होता है, रट्टा ही मारा जाता है। देख रहे हैं बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा आ जाती है तो उनको चीजें रटाई जाती है, रटते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और बच्चों को अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझने की शक्ति को बढ़ानी चाहिए और धारणात्मक ज्ञान देना चाहिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्लास का रहा अंतिम प्रश्न। मैंने आपको कहा था सीडीपी के 15 प्रश्न आज इस क्लास में हम आपको कराएंगे। प्रश्न हमारा है, यहाँ पे पूछा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है, किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? पेवलॉव को, कोहलबर को, स्किनर को, या पियाजे को? आप लोग बताइएगा। ठीक है। सही आंसर आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका जीन पियाजे। ठीक है।